Hi everyone. Today we start our topic cells. So as we all know that cell is a structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life. And first living cell was discovered by Llewellyn Van Hoek. First living cell. First living cell. Okay. सो सेल इज अ स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर अगर वो लिविंग है तो उसमें सेल्स होंगे. अगर वो लिविंग है इट हैज टू बी सेल हैज टू बी प्रेजेंट. कोई भी स्ट्रक्चर तब तक कंप्लीट नहीं कहलाएगा जब तक उसमें सेल नहीं होंगे. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नॉट कंसिडर्ड एज सेल्स जब तक उसमें सेल्स नहीं होंगे. मतलब लिविंग सेल्स कंसिडर नहीं करेगा. मतलब अगर किसी में जान है, कोई लिविंग सेल है तो सेल मस्ट हैव टू बी प्रेजेंट. ओके. For living cells, complete structure of cell has to be present. Complete structure of cell has to be present. Okay. So that's complete our topics. Okay. So हम cells, as we all know, cells are of two types, prokaryotics and eukaryotics. Cells को हम differentiate करेंगे दो में, एक 1 and 2. It is eukaryotic cells and prokaryotic cells. Prokaryotic cells. Firstly, I am giving you a brief structure of cells. कि सेल्स होते कैसे, फिर मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस बताऊंगी. तो हम कंप्लीट वाले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सेल्स का, एज अ बेसिक स्ट्रक्चर आपको नॉलेज हो जाए. जैसे फर्स्टली दिस इज सेल मेम्ब्रेन. ये आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे. सेल मेम्ब्रेन. ओके. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ओके. फिर उसके अंदर वाली लाइनिंग को हम बोलेंगे सेल वॉल. सेल वॉल. फिर इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे. और ये बेसिक स्ट्रक्चर, ऐसे कर मैं डिफरेंशिएट नहीं किया है कि ये प्रोकैरियोटिक का है यूकैरियोटिक का. इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर. ओके. न्यूक्लियस एंड देयर इज राइबोसोम्स प्रेजेंट ओवर देयर. हर जगह राइबोसोम्स ऐसा ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम राइबोसोम्स बोलेंगे. फिर इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं. उन सेल ऑर्गेनेल्स में से माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी. तो उसके स्ट्रक्चर जैसे ये अब हम सबने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स. सो ये होता है एक, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा. ऐसे ऐसे सॉसेज शेप का स्ट्रक्चर होता है. जैसे हमने वो सॉसेज होती है ना हॉट डॉग वाली, वैसा स्ट्रक्चर होता है इसका. मतलब सिलेंड्रिकल भी होता है समटाइम. और इसमें होती है गोल्जी बॉडी. ये गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है. और छोटे थोड़े से बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं, उसको हम ये माइटोकॉन्ड्रिया पहले लिख देते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. एंड दिस इज गोल्जी बॉडी एंड दिस इज लाइसोसोम्स. ओके. और इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. वैक्यूल से खाली स्पेस होता है. इसका ब्रीफ स्ट्रक्चर हमें आगे आपको बताऊंगी, बट अभी ये आप बस ये समझ लीजिए कि ये वैक्यूल प्रेजेंट होता है. ओके. दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का. अब हम इसको डिफरेंट अलग अलग पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकैरियोटिक के बारे में. ओके. सो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड हो जाती हूँ अगर आपको लेना है तो. ओके. आई एम गोइंग टू रफ इट. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दो टाइप के सेल्स होते हैं. मार्कर इज नॉट वर्किंग वेल. ओके. इट इज यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक. यूकैरियोटिक एंड प्रो. बेसिक दो टाइप के होते हैं.
मैं आपको इसको डिफरेंशिएट करके पढ़ाऊंगी ताकि आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए. वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट. फर्स्ट पॉइंट इज ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है. मल्टी सेल में मिलेगा. मल्टी सेल होता है ऑर्गेनिज्म में मिलेगा. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा. ओके. और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा. ओके. सेकेंड पॉइंट, जो सेल ऑर्गेनल्स मैंने आपको बताए थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होंगे. वी राइट सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. ओके. और सभी सेल ऑर्गेनल्स इसमें सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. ओके. एंड द मेन डिफरेंस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस दोनों में मिलता है. न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनल है बट वो दोनों में मिलता है. प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा, यूकैरियोटिक में भी मिलेगा. बट द मेजर डिफरेंस इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. ओके. न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है. बट न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में सेल एनवलप होगा, तो सेल एनवलप के अंदर होगा, बाउंड होगा. और प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, वो स्कैटर्ड फॉर्म में होगा, बाउंड नहीं होगा. द मेजर डिफरेंस इज दिस. ओके. न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड सेल एनवलप also present around the nucleus. Okay. इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है but in scattered form. Okay. Not membrane bound. Scattered form, not membrane bound. Okay. एंड वी टू का हम यहाँ पे एक छोटा सा लिख लेते हैं, स्पेस नहीं है तो वी टू का स्मॉल एग्जांपल जैसे ये यूकैरियोट्स प्लांट सेल्स में मिलेंगे, एनिमल सेल्स में मिलेंगे. ओके. और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में मिलेंगे, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया एंड मेनी मोर. मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल बता रही हूँ. बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इन सब में मिलेंगे. ओके. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो. वी आर मूविंग अहेड. ओके. वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. अब हमने डिफरेंशिएट कर लिया है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स में. अब हम अलग अलग जो मैंने आपके सेल ऑर्गेनल्स बताए थे, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे इनके बारे में. फर्स्टली मैं आपको राइबोसोम्स के बारे में बता देती हूँ ताकि, क्योंकि राइबोसोम्स आगे भी अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में यूज होता है. सो आई एम गोइंग टू फर्स्ट यूज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इसको राइबोसोम्स को इंट्रोड्यूस किया था पैलेड ने. पैलेड ने किया था इन 1935 में. इसको इंट्रोड्यूस किया था पैलेड ने, राइबोसोम्स को. एंड इसका मेनली फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाता है, इसका मेनली फंक्शन है. जहां भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन सिंथेसाइज करवाएंगे. इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम्स में दो यूनिट होती है, दैट इज एटीएस एंड 70s. यूनिट्स में हम राइबोसोम को रिप्रेजेंट करते हैं एटीएस के फॉर्म में और 70s के फॉर्म में. एस इज द यूनिट ऑफ राइबोसोम. जैसे हम अलग अलग यूनिट पढ़ते हैं, सेंटीमीटर, लेंथ, अलग अलग, तो राइबोसोम्स को डिनोट करने के लिए भी यूनिट होती है. और इसको एक्सपेरिमेंटल वे में हम ऐसे डिनोट करते हैं, व्हाट इज 60s एंड 40s. ओके. हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको, और इसको हम करते हैं 40s और 30s, नहीं मे बी आई एम सो सॉरी, 50s और 30s ऐसे डिनोट करते हैं. ओके. वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. और इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि जो एटीएस है ये यूकैरियोट्स में मिलता है. मैंने वहां इसलिए नहीं बताया आपको डिफरेंशिएट में, बिकॉज मैंने आपको राइबोसोम्स में पढ़ाया था. तो ये यूकैरियोट्स में मिलता है.
और 70s प्रोकैरियोट्स में जनरली की बात हो रही है, हमेशा की बात नहीं हो रही है। जनरली ये यूकैरियोट्स में मिलता है, वो प्रोकैरियोट्स में मिलता है। ऐसे कई ऑर्गेनेल्स हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें ये दोनों मिल जाते हैं एक ही में, ऐसा होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं and we move to next topic, that is our first cell organelle, second cell organelle, sorry, that is endoplasmic reticulum. Okay, हम पढ़ रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम पहले स्ट्रक्चर बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद में ये ऐसे 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 मतलब न्यूक्लियस से चिपक के कंटिन्यूअसली वे में ये ऐसे 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 बनता है। ये इसको न्यूक्लियस मान लो, और इसमें से छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं विच इज कॉल्ड राइबोसोम्स। उसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। इसके ऊपर राइबोसोम्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। इसको हम RER से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो खुरदुरी सरफेस नहीं होती, ये वैसा होता है, मतलब कि बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे खुरदुरा सरफेस होती है, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। ऑब्वियसली इसमें प्रोटीन, और इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन सिंथेसाइज, इसका मेनली फंक्शन यही होता है। मेन फंक्शन इसका यही होता है। ओके, देन इसी से एक अटैच्ड होती है ऐसे 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 ये ऐसे, इसको हम बोलते हैं मार्कर्स, इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, इसको हम SER से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस। लिपिड को सिंथेसाइज करना। रफ एंडोप्लाज्मिक का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मेन फंक्शन है लिपिड सिंथेसाइज करना। बस इसके बारे में इतना ही काफी है। वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। भाई मेरी बड़ा, तो एक मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका ये न्यूक्लियस से डायरेक्टली कनेक्ट होके यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है, और इसके ऊपर छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक रफ सरफेस की तरह होता है, इसीलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और वहीं पर दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, तो एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो स्मूथ में कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो स्मूथली होता है, उसमें कोई भी राइबोसोम रफ सरफेस प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है लिपिड सिंथेसाइज करवाना। बस, ओके, we move to next topic. Okay, it's called गोल्जी बॉडी। हम थर्ड पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिस कॉल्ड गोल्जी बॉडी, गोल्गी बॉडी दोनों बोलते हैं। और ये अपने साइंटिस्ट जिसने इसको डिस्कवर किया है कैमिलियो गोल्गी, कैमिलियो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया, और इसी के नाम पे इसने अपना उसका नाम दिया गोल्गी बॉडी। ओके, इसका मेनली फंक्शन होता है सिक्रीट करना कोई भी चीज को। जैसे प्रोटीन बन गया, फॉर एग्जांपल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना दिया, अब उस प्रोटीन को ले कौन जाएगा? सिक्रीशन कौन करेगा? ट्रांसफर कौन करेगा? वो गोल्जी बॉडी करेगा। ओके, तो इसका मेनली फंक्शन होता है सिक्रीशन और ट्रांसफर, में भी हम उसको ट्रांसफर के तरीके से बोल सकते हैं। ओके, इसमें पहले मैं आपको 3 टर्म सिखाती हूँ, विच इज कॉल्ड वेसिकल्स, विच इज कॉल्ड, ये 3 टर्म है वो यूज होगा, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ये वेसिकल्स, इसको हम वेसिकल स्ट्रक्चर को हम वेसिकल्स बोलते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर को हम लैमेली बोलते हैं,
और एक ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे मतलब ये यहाँ पर ऐसे थोड़ा कवर होता है, ऐसे मतलब ऐसे क्योंकि फिर ऐसे हो जाता है, इसको हम क्रिस्टर्ने बोलते हैं, क्रिस्टर्ने। तो जो गोल्जी बॉडी बनती है ना वो क्रिस्टर्ने से बनती है, इसलिए मतलब डिफरेंस दिखने में वो लैमेलिया और क्रिस्टर्ने एक जैसे ही होते हैं, बट जो गोल्जी बॉडी बनती है वो क्रिस्टर्ने से बनती है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएट कर दिया। और जो क्रिस्टर्ने बनता है, अब आपने पहले ये तीन स्ट्रक्चर देख लिया कि आई एम ऑल्सो, जैसे अब क्रिस्टर्ने कैसे बनता है, बहुत सारे वेसिकल्स को, तीन वेसिकल्स को जोड़ के क्रिस्टर्ने बन जाता है, इसको क्रिस्टर्ने बोलेंगे। और इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये वेसिकल्स में ब्रेक भी हो जाएंगे। तो जो गोल्जी का स्ट्रक्चर है, आई एम गोइंग टू, पहले मैं आपको गोल्जी का स्ट्रक्चर बताती हूँ, नहीं बताती हूँ, ठीक है। गोल्जी कैसे बनता है, गोल्जी बॉडी, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर गोल्जी बॉडी का, ओके, ऐसे ऐसे, दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज दिस, इस टाइप का गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। इसलिए आपको मैं डिफरेंशिएट करी थी क्रिस्टर्ने, लेमेलिन और वेसिकल्स के बारे में। तो ये गोल्जी बॉडी, इसमें कोई भी आपको लेबलिंग नहीं करनी है, कुछ भी, दैट इज सिंपल गोल्जी बॉडी, ओके। तो मतलब ये अगर क्वेश्चन आता है, अगर बोल रहा है ये गोल्जी बॉडी, मतलब पूरा स्टेटमेंट दे दिया कि सिक्रेशन इज मेड अप ऑफ लैमेलिया और क्रिस्टर्ने, तो क्रिस्टर्ने से बनती है। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, इसलिए आपको बताया, क्योंकि इससे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं कि और क्रिस्टर्ने से बनती है कि लैमेलिया, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस उसमें होता नहीं है, ठीक है। और वेसिकल्स, कि आपने गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर देखा है तो कई कई यहाँ पर चिपका के सब बस वेसिकल बना देता है, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। तो ये वेसिकल से बनते हैं क्रिस्टर्ने, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। और इसका मेनली फंक्शन है सिक्रीशन करना। सिक्रीशन कैसे हो सकता है कि सेल के अंदर भी सिक्रेट कर सकती है, सेल के बाहर भी सिक्रेट कर सकती है। अगर सेल के अंदर सिक्रीशन होगा उसको हम इंटर बोलेंगे, इंट्रा, आई एन टी आर, इंट्रासेलुलर। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको बताती हूँ फिर आगे, ओके। मैं इसको रब कर देती हूँ, ये आपको मैंने बेसिक बताया था। अगर सिक्रेशन होगा तो वो दो तरीके से, या तो अंदर सेल खुद में ही सिक्रेट करेगी, या तो सेल से बाहर निकाल कर सिक्रेशन होगा, ठीक। कोई चीज बनी है तो उसको दूसरे सेल के पास तो भेजना ही पड़ेगा, या फिर जहां उसका यूटिलाइजेशन है वहां भेजना पड़ेगा। वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। अगर सेल के अंदर होता है, इनसाइड, इनसाइड दी सेल, इनसाइड दी सेल, तो वो इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर बोलेंगे, इंट्रासेलुलरी ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। और अगर आउटसाइड द सेल होता है, आउटसाइड दी सेल, तो वो इंटरसेलुलर होगा, ठीक है, इंटरसेलुलर, ओके। तो आप ये याद रखो, जो गोल्जी बॉडी सिक्रेशन करती है वो इंटरसेलुलर भी करती है, इंट्रासेलुलर भी करती है और इंटरसेलुलर भी करती है, ओके। दिस इज द मेन पॉइंट, यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं आपको फिर से एक रफ दे देती हूँ। गोल्जी बॉडी जो है वो कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर की थी, उसने अपने नाम पर ही इसका नाम दिया था गोल्जी बॉडी। इसका मेनली फंक्शन होता है सिक्रीशन करना या फिर ट्रांसफर करना एक तरीके से उसका दूसरे, बट मेनली सिक्रीशन ही वर्ड यूज होता है, बट इन अ सिंपल टर्म वी यूज दैट कि ट्रांसफर करना। वो चीज बन गई है, फॉर एग्जांपल जैसे प्रोटीन बन गया, प्रोटीन को जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, जिस प्लेस में, जिस टारगेट सेल के बाद उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको वहां देना है, तो वो गोल्जी बॉडी के थ्रू ट्रांसफर करता है। इसका प्रॉपर मैकेनिज्म भी होता है, बट वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। ये कैसे ट्रांसफर करता है, तो सिक्रीशन किया, सिक्रीशन दो तरीके से हो सकता है, या तो खुद में अंदर जहां जरूरत है वहां करे, या तो बाहर करे। अगर खुद में ही कर रहा है, वो इनसाइड द सेल हो रहा है, विच इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर। और अगर आउटसाइड द सेल हो रहा है, विच इज कॉल्ड इंटरसेलुलर। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है ट्रा और टर में और आर में, ओके। दैट्स इट। we move to next topic, which is called lysosomes, okay. Okay, I think maybe 1 2 3, okay. अपना फोर्थ टॉपिक है लाइसोसोम्स, ओके। लाइसोसोम, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। वैसे मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई, मैं बता देती हूँ अभी यहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था राइबोसोम्स में। जो राइबोसोम्स होता है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है कहीं पर भी, उसमें मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, ओके। मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सब स्टार मार्क करके राइबोसोम्स के टॉपिक में लिख दीजिए। मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, वो मेम्ब्रेन लेस होता है, ओके। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके।
जो लाइसोसोम्स है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, इसको हम ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरह बिहेव करता है, इसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बोलते हैं, बिकॉज इट ब्रेक सर्टन प्रोटीन, मतलब प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को ये ब्रेक करवाता है एक सर्टन पीएच पे, एक सर्टन पीएच पे ब्रेक करवाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल से प्रोटीन है, प्रोटीन अब हमको चाहिए, हमको रिक्वायरमेंट है उसके एनर्जी की, तो उसको पहले ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम, लिपिड को ब्रेक करने के लिए लाइपेज एंजाइम, जहां भी एज वर्ड हो रहा है दैट इज एंजाइम, एंजाइम ब्रेक करने के लिए यूज होता है। अब प्रोटीएज एंजाइम इस पे वर्क करेगा और ये ब्रेक होकर हम इसमें यूज करेंगे एनर्जी के फॉर्म में। ओके, तो ये जो ब्रेक करवा रहा है, ये लाइसोसोम्स करवा रहा है और एक पर्टिकुलर पीएच में करवाता है। व्हाट पीएच? एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच। आई एम गिविंग यू अ रफ थोड़ा सा पीएच के बारे में, बस सबको पता होता है, बट भी जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं रफ सा बता देती हूँ पीएच के बारे में। पीएच की एक स्केल होती है, हर सब्सटेंस का, हर चीजों का एक पीएच होता है, वो उस पीएच पे ही काम करती है, उसका वर्किंग प्रोसेस एक सर्टेन पीएच पे ही होता है। पीएच जो स्केल होती है 1 to 14 होती है और बीच में 7 होता है। 1 से लेके 7 तक इसको एसिडिक पीएच बोलेंगे, और पर्टिकुलरली 7 पर ही, मतलब 7 पर ही न्यूट्रल होगा, और 1 और 7 से 8 से लेके 9 तक 14 तक बेसिक पीएच होगा। ओके, तो जो एसिडिक पीएच है ना, जो लाइसोजाइम्स है, वो एसिडिक पीएच पर ही वर्क करता है, इट वर्क ओनली एट एसिडिक पीएच। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं आप इसको, कि जो लाइसोसोम्स है वो एसिडिक पीएच पे ही काम करता है। ओके ओके, सो मैं इसका ब्रीफ एग्जांपल देती हूँ। लाइसोसोम्स पढ़ा हमने, सेल ऑर्गेनेल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसको ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम की तरह बिहेव करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीएज की प्रेजेंस में, लाइपेज को ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिपिड को ब्रेक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज। ओके, ऐसे, और एट पर्टिकुलर पॉइंट एफपीएच पे, व्हिच इज कॉल्ड एसिडिक पीएच, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। We move to next topic, which is called mitochondria. Our next topic is mitochondria. As we all know, the most, सभी को पता होता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, यस, एज वी ऑल नो, बट इसका रीजन क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल हम आज जानेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल है, इसका हम स्ट्रक्चर एक बार जान लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर सॉसेज शेप का होता है, वो सॉसेज पैन होता है ना, वैसे सॉसेज शेप का होता है और सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ओके, सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका। इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पहले तो, इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसमें 2 मेम्ब्रेन बाउंड होती है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इसमें। ओके, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसका स्ट्रक्चर एक ये होती है, और दूसरी मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन, वो दूसरी मेम्ब्रेन से फोल्ड स्ट्रक्चर में हो जाती है, ऐसे फोल्डेड फॉर्म में, ऐसे ये दूसरी मेम्ब्रेन से फोल्डेड फॉर्म में हो जाती है। ठीक है, ये अंदर की मेम्ब्रेन ही है बट ये फोल्ड हो गई है। ओके, ऐसे फोल्ड हो गई है। ठीक है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, देखो ऐसे राइबोसोम्स। अब ये ऐसा ऑर्गेनेल्स है जिसमें राइबोसोम अंदर खुद के, मतलब सेल में तो राइबोसोम्स होते हैं, बट किसी पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स में कोई भी राइबोसोम्स अभी हमने नहीं पढ़े थे, मतलब पढ़े थे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में पढ़ा था, और इसमें भी अंदर खुद का पर्सनल राइबोसोम होता है। मतलब ये सेल ऑर्गेनेल्स है, इसमें तो एटीएस तो हो गई क्योंकि ये यूकैरियोटिक्स में होते हैं, बट इसके पास पर्सनल भी राइबोसोम्स होता है खुद का, मतलब इसमें एटीएस राइबोसोम्स भी होता है और 70s राइबोसोम्स भी होता है। मैंने आपको बोला था कि मैं आगे आपको बताऊंगी, तो ये वही है। ठीक है, इसकी जो सरफेस से फोल्डेड फॉर्म में है, इसको हम इसके अंदर को बोलते हैं क्रिस्टर्ने, क्रिस्ट्रे समथिंग लाइक दिस। ओके, क्रिस्ट्रे बोलते हैं, और इसमें और अंदर जो ये सब अंदर मैट्रिक्स भरा है। ओके, मैट्रिक्स,
इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में हम आपको मैट्रिक्स में एटीपी बनती है। एटीपी मतलब एनर्जी की फॉर्म में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। यहाँ पर एटीपी बनती है, मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जो भी हमको एनर्जी रिक्वायर्ड है एटीपी के फॉर्म में बनती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यही रीजन है इसका, बिकॉज इसमें खुद का पर्सनल एटीपी बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसीलिए। ओके, और इसमें खुद का पर्सनल राइबोसोम्स भी होगा, विच इज कॉल्ड 70S। 80S भी है और 70S भी है। ओके, तो ये मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल्स में डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड फॉर्म में होती है, ऐसे मैंने आपको बताया, फोल्डेड फॉर्म में। और उसी इनर मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ऐसा ऑर्गेनल्स है जिसमें खुद का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, मतलब जो सेल में है वो तो है ही, बट पर्सनली अंदर खुद का भी है। मतलब इसमें 80S भी मिलेगा बिकॉज ये यूकैरियोटिक में आता है, और 70S भी मिलेगा, उसका खुद का पर्सनल होता है। और मैंने आपको बताया था उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका रीजन क्या है कि इसमें एटीपी बनती है, जो हमें एनर्जी चाहिए वो एटीपी के फॉर्म में बनती है, हमको पता है। एरोबिक रेस्पिरेशन भी उसमें होता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बॉडी की रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे किसी को ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ये ज्यादा बनाएगा, जिस किसी को कम एनर्जी चाहिए उसको ये कम बनाएगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की उस हिसाब से बनाएगा। तो ये वेरी कर सकता है, हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होगा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, दैट्स इट। वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। our next cell organism is plastid. It is only found in plant cell and euglenoids. ये एनिमल सेल्स में नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेगा और यूग्लिनॉइड्स में मिलेगा। यूग्लिनॉइड्स एक प्रोटिस्टा है, यूग्लिनॉइड्स एक टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ उसी में मिलेगा। ओके, जो प्लास्टिड होता है ना, ये स्पेसिफिक पिगमेंट दिखाते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट सिक्रीट करते हैं, स्पेसिफिक पिगमेंट सिक्रीट करते हैं, मतलब कलर शो करने के लिए। अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग पिगमेंट शो करेंगे। जो हमें कलर दिखते हैं ना, वो वेवलेंथ अलग अलग स्पेसिफिक पिगमेंट की वजह से दिखते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट शो करते हैं, वो हम नहीं पढ़े कौन कौन से पिगमेंट शो करता है, बट हमें इतनी जानना है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट स्प्रेड करते हैं अलग अलग वेवलेंथ पे। तो उस हिसाब से हमें डिफरेंट कलर शो होते हैं यूग्लिनॉइड्स की मदद से, यूग्लिनॉइड्स की हेल्प से। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसी का टाइप है प्लास्टिड का, तो वो ग्रीन कलर का है बिकॉज ये जो है ये स्पेसिफिक पिगमेंट शो करता है, ताकि हम वो इसलिए हमें वो ग्रीन कलर का दिखता है। जो क्लोरोफिल ये हेल्प किस में करता है, ग्रीन कलर का होता है एज वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर पिगमेंट दे शो। वो पर्टिकुलरली वही पिगमेंट शो करते हैं, इसलिए हमें वो ग्रीन कलर का दिखता है। और हमें पता है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ओके, अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। पहले मैं आपको प्रिंसिपल बता देती हूँ। प्लास्टिड ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में और यूग्लिनॉइड्स जो एक प्रोटिस्टा है उसमें मिलता है। दूसरा, ये स्पेसिफिक पिगमेंट शो करते हैं, उस पिगमेंट की वजह से हमें कलर दिखते हैं। ये अलग अलग वेवलेंथ में, जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है इससे वो जल्दी दिखता है हमको, और विट्रियो कम हो तो कम दिखता है। तो ये अलग अलग वेवलेंथ में कलर शो करते हैं और उसकी वजह से हम कलर देख पाते हैं। वह क्लोरोफिल हमें ग्रीन दिख रहा है बिकॉज दे प्रोड्यूस अ पिगमेंट एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उस वेव, तो इसलिए हमें वो कलर दिख रहे हैं। मतलब इनके अलग अलग पिगमेंट शो करने की वजह से ही हमें वो दिख रहा है। ओके, तो इसका टाइप है क्लोरोफिल और जो ग्रीन कलर का होता है, एंड वी नो दैट फोटोसिंथेसिस में यूज होता है क्लोरोफिल। ओके, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने ये पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों डबल मेम्ब्रेन होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है। दो ऑर्गेनेल्स अब आप याद रखेंगे, दो ऑर्गेनेल्स जो सेल में है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ओके, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है। ओके, इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम। ये इसकी आउटर लेयर है और ये इसकी इनर लेयर है।
वहां पर इनर लेयर ऐसे क्रिस्टलीन फॉर्म में थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिंपल दो मेम्ब्रेन है। बट हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि जो अंदर वाली लेयर है ना वो लेस परमिएबल, मतलब वो कम परमिएबल है आने वाले सब्सटेंस के लिए, बट इज आउट ऑफ सिलेबस, वी कैन डिस्कस ऑन दैट। ओके, तो ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। ओके, अब इसमें हम पढ़, इसमें एक ये ऐसे होता है स्ट्रक्चर, लाइक कॉइन, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर को, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली, सिर्फ इसको अकेले, इसको थाइलाकॉइड बोलेंगे। थाइला, ये ऐसे एक स्ट्रक्चर को हम थाइलाकॉइड बोलेंगे, और ऐसी मल्टीपल स्ट्रक्चर एक के ऊपर स्टैक के ऊपर चिपका देंगे, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपका देंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इसको हम ग्रेना बोलेंगे। ओके, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चिपके हैं, उनको हम ग्रेना बोलेंगे। ओके, यहाँ मैं ग्रेना लिख देती हूँ, ग्रेना ये। ओके, और यहाँ पर एक और ग्रेना बना देंगे। एक सिर्फ देखो, यहाँ पर एक को थाइलाकॉइड बोलेंगे, बट अगर वही इतने सारे में होगा ऐसे 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 ऐसे, तो इसको ग्रेना बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने बहुत ये एक और ग्रेना बना दिया। अब दो ग्रेना को, मतलब ऐसे ऐसे दो को जो ज्वाइन करता है, ऐसे ज्वाइन, इसको हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। ओके, ये एक दूसरे को करती है, ठीक है। अब इस थाइलाकॉइड के बीच में मैट्रिक्स भरा होता है, उसको हम बोलते हैं लुमेन। ओके, खाली मतलब मैट्रिक्स नहीं, मतलब खाली स्पेस होता है, खाली वैकेंट स्पेस को लुमेन बोलते हैं। ओके, अब जो ये स्ट्रक्चर बाजू में बचा हुआ है पूरा खाली, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रोमा। जो भी एंजाइमेटिक प्रोसेस होगी, जो भी प्रोसेस होना है वो स्ट्रोमा में होगी। जैसे एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है, फोटोसिंथेसिस, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, वो सब स्ट्रोमा में होते हैं। इट इज आउट ऑफ सिलेबस, विच इज ये स्ट्रोमा में होते हैं, ठीक है। दैट इज द मेन स्ट्रक्चर। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। एज वी नो दैट प्लास्टिड और ओनली फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स। ये डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके पास भी खुद का राइबोसोम्स होता है। ओके, ये भी याद रखना, डबल मेम्ब्रेन होता है। अब स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पर्टिकुलरली, इसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, और ऐसे हम बहुत सारे मिला देंगे एक के ऊपर एक चिपका के स्टैक्स लाइक में, उसको हम ग्रेना बोलेंगे। ऐसे दो ग्रेना को जो जोड़ता है उसको हम स्ट्रोमा लेमिली बोलेंगे, और जो बाजू में वैकेंट स्पेस है उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ओके, और जो थाइलाकॉइड के बीच में वैकेंट जगह बाकी है, ये इसके बीच में, इसको हम लुमेन बोलते हैं। दैट्स इट, दैट्स फॉर टुडे इज इनफ फॉर अस। अब आज के लिए इतना काफी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं आपको, मतलब कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जो आप फिर, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, अब मुझे कल इसका आंसर बता दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन जो भी है, या फिर मैं आपसे पूछती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनल are not membrane bound. ओके, अब इसका मैं 4-5 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर पूछूंगी, बता भी दूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज लाइसोसोम, सेकेंड ऑप्शन इज राइबोसोम, थर्ड ऑप्शन इज वैक्यूल, फोर्थ ऑप्शन इज गोल्जी बॉडी। आई थिंक इट इज सो इजी, मैंने आपको इतने अच्छे एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है कि आपको बन जाएगा, बट फिर भी जस्ट फॉर रिविजन। एंड एक और क्वेश्चन देती हूँ कि नेम, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आएगा, यू हैव टू गिव मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर बताइएगा। नेम द टू सेल ऑर्गेनल्स which are double membrane structure. Okay, give me your answer in comment section, and in next video I'm going to answer this question. So that's it for today. नेक्स्ट टाइम हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत थोड़ा लेंथी टॉपिक है, उसका हम ब्रीफ डिस्कशन, उसका एक अलग से वीडियो रखेंगे न्यूक्लियस के बारे में, बिकॉज उसके अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आ जाता है, सब उसमें आ जाते हैं, इसलिए उसमें एक ब्रीफ स्ट्रक्चर 10 मिनट का वीडियो बना के। आज के लिए इतना ही है, दैट्स फॉर ऑल, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।